नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। संसद का मानसून सत्र, लोकसभा में आज 4 अहम विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध। केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने से जुड़ा विधेयक भी शामिल। राज्यसभा में आज 2 वित्त विधेयकों पर चर्चा सूचीबद्ध। बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक और कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से की मुलाकात। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुने अनुभव, कहा खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से बढ़ा देश का मान। झारखंड की राजधानी रांची में आज आंदोलनकारी छात्रों की विधानसभा घेराव की तैयारी। राज्य प्रशासन अलर्ट मोड पर, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं छात्र। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए 15 सूत्रीय योजना मानने से किया इनकार। कहा गाजा में हमास के खिलाफ जारी रहेंगे हमले। सभी समाचारों को विस्तार के साथ जानते हैं। आज से संसद के मानसून सत्र के चौथे और अंतिम सप्ताह की शुरुआत हो रही है। आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज 4 विधेयक, ट्राइब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में पेश होने वाले विधेयक ट्राइब्यूनल सुधार विधेयक 2026 की बात की जाए तो इसके माध्यम से नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रस्ताव भी है। ट्राइब्यूनल सुधार विधेयक 2026 में इसके अलावा 16 प्रमुख न्यायाधिकरणों के लिए आयोग बनाने की बात है। अध्यक्षों और सदस्यों की भी नियुक्ति इसके तहत करने का प्रावधान है। योग्यता और सेवा शर्तों में सुधार किया जाएगा। ट्राइब्यूनल सुधार विधेयक 2026 की प्रमुख बातें बता रहे हैं, प्रमुख प्रावधान आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान, साथ ही साथ योग्यता और सेवा शर्तों में सुधार की बात भी यहां पर सामने है। प्रशासन और कामकाज कैसे और ज्यादा सुचारू बनाया जा सकता है उसको लेकर के खास तौर पर जोर है। और आयोग में अध्यक्ष समेत 5 सदस्यों के प्रावधान की बात यहां पर की जा रही है। अध्यक्ष पद पर एससी के रिटायर्ड जज या फिर एचसी के पूर्व सीजे पात्र होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट के पूर्व सीजे पात्र होंगे। वहीं लोकसभा में पेश होने वाले दूसरे विधेयक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को अगर हम जानें तो एनसीडीसी का दायरा व्यापक करेगा। साथ ही साथ सहकारी विकास कार्यक्रमों को भी बढ़ावा यहां पर दिया जाएगा। अब किसी भी सहकारी संस्था में निवेश संभव होगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 जो कि आज सूचीबद्ध किया गया है विधायी कामकाज के तहत सदन में, और केंद्र की मंजूरी से शेयर पूंजी में भागीदारी यहां पर सुनिश्चित होगी। बुनियादी ढांचे के विकास पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा और तकनीक और प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा देने पर जोर है। मार्केटिंग और वित्तीय सेवाएं भी यहां पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है, तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर। मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी। उस मैप पर नजर जाना, मैं सच बताता हूँ, लंबे समय तक लोगों को याद है।
2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी। वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं वे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे। पक्का? हाँ जी। जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया। बड़ी शान बढ़ाई आपने। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, और खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 केजी में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा। यानी मान के चलते हैं। हाँ सर। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर। इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है आपका, लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं। जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट हैं वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही। अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी? उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत
वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है, तो मैंने मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज़ को मैंने डेडिकेट किया था सर। आपको यह याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने। वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले का फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाँके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं? मैं हाँ बोलो। बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। मेरे मन में भी धक 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 हो रहा है आप सर। चिंता मत कीजिए। पर आप जाए आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड्स सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुश ही मैंने सर को क्रेडिट दिया था, क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ। मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना? जी सर, बहुत कैसा पसंद बना है। स्टेडियम? सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी? जी सर, 2008। तो उज्जैन जाते थे कि नहीं? जी सर, उज्जैन भी गई थी सर। अच्छा, महाकाल के बाद भी गई? जी सर। काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार? ये जी सावन सर। महीना तो भी है। वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर। ठीक है। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, हाँ। इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो इसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है। आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे, और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है। बहुत आशीर्वाद बेटा। और थैंक यू सो मच। मैं सर के हाथ से मेरा बर्थडे था तो आज सर के बहुत बधाई। वाह, ये ओनली एक ही थी सर। मेरे स्वागत के साथ। जो खेलेगा वो खिलेगा।
खेलेगा तो खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉमनवेल्थ गेम्स के भारतीय विजेताओं से ये बातचीत आप देख रहे थे। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक खिलाड़ी से बातचीत की, विस्तार से उनके अनुभव भी जाने और उनका उत्साह भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का उत्साह बढ़ाया, उनसे मुलाकात की और उनके अनुभवों को जाना। साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत में स्पोर्ट्स कल्चर कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मेडल लाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मेडल तभी लाए जाते हैं तब स्पोर्ट्स कल्चर होता है। और हम लगातार देख रहे हैं कि खेलो इंडिया के माध्यम से भारत में एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ है जिसमें भारतीय खिलाड़ी अब ना केवल प्रतिभागी बनते हैं बल्कि विजेता भी बनते हैं और भारत का परचम भी लहराते हैं। बड़ी संख्या में कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में जब भारतीय खिलाड़ियों ने अपना परिचय दिया तो अपना लोहा मनवाते हुए भी नजर आए। कि खिलाड़ियों को अभी आपने सुना जो कि प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा कर रहे थे और बता रहे थे कि कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि देश भर, दुनिया भर की टीमें वहां पर पहुंचती हैं और एक एक खिलाड़ी की मनोस्थिति किस तरह की होती है, क्योंकि उन पर एक तरह का भारत को किस तरह से वो मेडल जिता सकते हैं इस तरह का ख्याल भी उनके दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ना केवल आप खिलाड़ी मेडल जीत करके लाए हैं, आपने भारत का मान बढ़ाया है, बल्कि साथ ही साथ आपने एक नई पीढ़ी को तैयार करने का भी काम किया है। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे थे हम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारत के खिलाड़ी पहुंचे, जिन्होंने भारत का परचम लहराया और बड़ी संख्या में मेडल्स हासिल करके भारत लौटे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मुलाकात की, उनके अनुभवों को जाना और साथ ही साथ उत्साह भी बढ़ाया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है। ये तो महज शुरुआत है। एक खिलाड़ी जिन्होंने कारगिल दिवस के मौके पर ही मेडल जीता, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभव लिए और साथ ही साथ खुशी भी व्यक्त की। और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारी खेल संवाददाता सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुचित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का उत्साह तो बढ़ाया ही साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी किया, जिसमें स्पोर्ट्स कल्चर का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल संध्या, प्रधानमंत्री का जो ये इंटरेक्शन है, हम कह सकते हैं कि हमेशा से जब भी किसी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं, देश का गौरव बढ़ाकर आते हैं, तो प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं और हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं इस पल का, इस मुलाकात का इंतज़ार करते हैं। जैसे कि आज के इंटरेक्शन में भी हमने देखा कि कई खिलाड़ियों ने लगातार इस बात को दोहराया कि कितनी महत्वपूर्ण थी ये मुलाकात उनके लिए। मुक्केबाज ने कहा कि जो प्रेरणा है वो उन्हें इसी बात से मिली कि वो चाहते थे कि वे देश के लिए पदक जीते और उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले। वहीं एक और जो खिलाड़ी थी, उन्होंने बताया, जो हरियाणा से आती हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से जब उनके अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो कहीं ना कहीं एक चिढ़ाने वाले अंदाज में उन्हें कहते थे कि आप क्या प्रधानमंत्री से मिलकर आई हो। तो उन्होंने कहा कि अब जब वो प्रधानमंत्री से मिलनी है तो कहीं ना कहीं एक जवाब है उनके पास देने के लिए कि हाँ, मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला है। तो ये दिखाता है कि देश में पिछले कुछ समय में जिस तरह से खेलों के क्षेत्र में विकास हुआ है, भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से लगातार देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स कल्चर जिस तरह से देश में डेवलप हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है उसमें और खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर सामने है। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपके प्रदर्शन पर, अस्मिता डे की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री को एक एक डिटेल उनके बारे में पता थी कि वाराणसी में वो प्रैक्टिस कर रही हैं, भोपाल में भी उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत स्पेशल होता है कि देश के प्रधानमंत्री को आपके बारे में इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पता हैं, उनके बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो खिलाड़ियों के लिए वाकई एक यादगार मौका रहा ये जो आज की मुलाकात थी। निश्चित तौर पर सुचित्रा, और साथ ही साथ जो तमाम दर्शक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त देख रहे होंगे तो उनके मन में भी ये बात आ रही होगी कहीं ना कहीं कि कितनी बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक खिलाड़ी के खेल को देखा। उन्होंने साफ तौर पर रेस्टोरेंट का भी जिक्र किया और खिलाड़ी से कहा कि आप किस बात पर लड़ रही थी। साथ ही साथ मीराबाई चानू से जब उन्होंने बात की तो उनकी भावुकता का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि इतनी भावुक आखिर आप क्यों हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक एक आंसू से मानो मेडल टपक रहा हो।
जी बिल्कुल, मीराबाई चानू की अगर बात करें तो लगातार तीसरी बार उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और हम जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि 4 साल में एक बार होते हैं कॉमनवेल्थ खेल। तो लगातार 12 साल तक अपने प्रदर्शन को उस लेवल पर मेंटेन रख पाना, और ख़ासतौर से वेट लिफ्टिंग जैसे खेल में जो मीराबाई चानू हैं 48, 49 वेट कैटेगरी दोनों में स्विच करती हैं जब भी डिफरेंस हो जाता है, लेकिन लगातार 12 साल तक अपने आप को एक वेट कैटेगरी में मेंटेन रख पाना बहुत बड़ी बात है किसी भी खिलाड़ी के लिए। और प्रधानमंत्री ने खुद मिठाई भी खिलाई मीराबाई चानू को। तो किसी भी खिलाड़ी के लिए देश के लिए पदक जीतना तो बड़ी बात है ही, लेकिन आपके पदक के लिए आपका इतना सम्मान हो, आपके पदक के लिए आपकी इतनी बड़ी पहचान हो, उससे और भी स्पेशल हो जाती है ये चीज़। और साथ ही जो भारत पाकिस्तान का जो एंगल है वो भी इस मुलाकात में विशेष रहा, क्योंकि कारगिल विजय दिवस के दिन जिस मुक्केबाज ने मैच जीता था अपना, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उन्हें लेकर विशेष चर्चा हुई, उनके जो अनुभव थे वो जानना रोचक रहा। वहीं एक मुक्केबाज ने अपने पुराने अनुभव को भी याद करते हुए यही कहा कि एक बार पहले जब उनका मैच हुआ था पाकिस्तान के मुक्केबाज से, तो किस तरह से एक अलग तरह की प्रेरणा उनमें आई थी। और जो सबसे खास बात रही संध्या, वो मैं ये कहूँगी कि जो खिलाड़ी थे वो हालांकि देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सहज वो नज़र आए, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री उनके लिए एक मित्र के जैसे हैं। अपने दिल की जो भावनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, वो खुलकर प्रकट कर सकते हैं, और किसी तरह की झिझक हमें नज़र नहीं आई, चाहे मजाक की बात हो, चाहे उनका अपना जो कहना हो। जिस तरह से मैं बता रही थी मुक्केबाज का, तो उन्होंने खुद भी बोला कि जो पाकिस्तान के मुक्केबाज के जो कोच उन्होंने मिले थे, उन्होंने बोला कि उनका नाम भी क्योंकि नरेंद्र है, तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के सामने भी जो खिलाड़ी हैं अपने विचार खुलकर प्रकट कर पा रहे थे, जिस तरह से सहज नज़र आ रहे थे, तो वाकई एक बड़ी बात है ये कि देश के प्रधानमंत्री का देश के युवा खिलाड़ियों के साथ इस तरह घुलना मिलना और उनके साथ एक मित्र की तरह संवाद करना। और सुचित्रा, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक जुदा अंदाज है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी सहजता के साथ मिलते हैं और इस मेल मिलाप के माध्यम से बड़ा संदेश भी देते हुए नजर आते हैं। जैसे आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि खेलोगे तो खिलोगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई देश मेडल्स तभी प्राप्त करता है खेलों की दिशा में, तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ पर स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होता है। तो ये एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने, मैं कहूँगी कि पिछले कुछ समय में बहुत मेहनत की है इस देश में स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने के लिए। जिस तरह की योजनाएं सरकार लेकर आई है, चाहे बात खेलो इंडिया की हो, चाहे बात टॉप्स की हो, और हर बड़े खेल आयोजन में हम देखते हैं कि टॉप्स के ज़रिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है उसके ज़रिए जिन खिलाड़ियों को सहायता मिल रही है, वो खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं होता किसी भी खिलाड़ी के लिए। हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, तो उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो खिलाड़ियों के पास प्रतिभा होती है, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण की, अच्छी डाइट की, अच्छी ट्रेनिंग की, अच्छी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, और ये इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये जो आर्थिक सहायता उन्हें मिल रही है विभिन्न सरकारी योजनाओं से, उसने हम कह सकते हैं कि इस देश में खेलों की जो दशा और दिशा है उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अगर हम बात करें देश के टॉप एथलीट्स की, अगर बात करें मीराबाई चानू की ही अगर हम बात क्यों ना कर लें, तो मीराबाई चानू हो या नीरज चोपड़ा हो, जितनी बार भी उन्हें किसी तरह की कोई सर्जरी करानी पड़ी या किसी तरह की फिटनेस रिलेटेड समस्या से उन्हें जूझना पड़ा, तो दुनिया में जहाँ कहीं भी उसका सर्वश्रेष्ठ इलाज उपलब्ध है, चाहे उसका जो मर्जी खर्चा हो, वो उन्हें उपलब्ध कराया गया है। और ट्रेनिंग के लिए भी, क्योंकि ये जो खेल थे ये ग्लासगो में थे, ग्लासगो में काफ़ी ठंड थी, तो भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनके जो अनुकूलन शिविर थे वो ऐसी जगह पर, ऐसे देशों में ही लगाए गए थे जहां पर कि उन्हें परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत ना आए। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जो जैवलिन थ्रोअर थे, जिन्होंने कि ओलंपिक में मेडल जीता था, वो इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में जैवलिन थ्रो में
कोई भी पदक नहीं जीत पाए, पहले राउंड में ही बाहर हो गए। और उन्होंने ये माना कि ग्लासगो में जितनी ठंड थी, जिस तरह की हवा थी, वहाँ पर उसके साथ वो तालमेल ही नहीं बिठा सके। लेकिन अगर हम नीरज चोपड़ा को देखें तो उन्होंने एक बार फिर हमें पदक दिलाया, और इसका यही कारण है कि नीरज चोपड़ा की जो पूरी ट्रेनिंग है वो उन्होंने ठंडे तापमान वाले देशों में जाकर की, क्योंकि उन्हें ग्लासगो जैसी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना था। और उनकी जो पूरी ट्रेनिंग है, जितना भी वो समय देश के बाहर बिताते हैं, जो भी वो कोई दो राय सर्वश्रेष्ठ नहीं कोच है हायर कि करते भारत हैं। सरकार ने जब इस खेलो इंडिया पहल की शुरुआत की, उसके माध्यम से आज कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे खिलाड़ी हमारे सामने हैं जो किसी कमी की वजह से कहीं ना कहीं अंधकार में छिपे रह सकते थे, लेकिन उन्हें एक बड़ा मंच मिला खेलो इंडिया पहल के माध्यम से। और आज हम देख रहे हैं कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, खेल क्षेत्र में भी परचम लहरा रहा है और मेडल हासिल कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए ये खिलाड़ी साफ तौर पर यही संदेश देते हुए नजर आ रहे थे कि खेलेंगे और खिलेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा, तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर के आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे ये छात्र जो है वो आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं और आज 10:30 बजे निकलेंगे, घेराव करेंगे। तो आपको बताएं कि ये है बड़ी खबर इस वक्त की, जहां झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब और भी गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और तेज हो रहा है और आर पार की लड़ाई के मूड में अब छात्र नजर आ रहे हैं। विधानसभा घेराव की बात कही गई है छात्रों की तरफ से, जो कि आज 10:30 बजे किया जाएगा और आंदोलनकारी छात्र झारखंड में भर्ती को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आर पार की लड़ाई के मूड में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। परीक्षाओं में जिस तरह की धांधली हुई, अनियमितताएं हुई, उसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा घेराव करने पहुंचे आंदोलनकारी छात्र और आपको बता दें कि राज्य के कई जिलों से भी यहां पर छात्र जुटते हुए नजर आए हैं। बड़ी संख्या में छात्र जो है वो रांची पहुंच चुके हैं और रात की बात की जाए तो रात से ही छात्रों के इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। छात्र जुटने लगे थे। तो अब JPSC JSSC छात्रों का जो आंदोलन है वो और भी तेज हो रहा है और गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा घेराव करने पहुंचे हैं आंदोलनकारी छात्र। आपको बता दें हाथों में तिरंगा है, वंदे मातरम के जय घोष के साथ ये छात्र आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की इनकी मांग है। हालांकि सरकार ने कई दौर की बातचीत की, लेकिन वो बातचीत बनती हुई नजर नहीं आई। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं रांची से, हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए। दिवाकर, इस वक्त का क्या अपडेट साझा करेंगे आप, क्योंकि छात्र जो हैं वो अब सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए, छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और इस आंदोलन की जो कड़ियां है वो पिछले 15-16 दिनों से लगातार आगे बढ़ रही है और आज विधानसभा मार्च अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाए। छात्र इकट्ठा शुरू हो रहे होंगे। अब से थोड़ी देर बाद मैं आपको वो तस्वीर जरूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से छात्रों का जो जन सैलाब है वो विधानसभा मैदान में उमड़ चुका है और राज्य के तमाम रास्ते, चाहे वो गुमला की तरफ से आ रहे हैं, लोहरदगा की तरफ से आ रहे हैं, खूंटी की तरफ से आ रहे हैं, धनबाद की तरफ से आ रहे हैं, तमाम रास्तों में जो बसों का काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ जगहों पर जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पुलिस कई जगहों पर छात्रों को रोका भी जा रहा है ताकि वो रांची तक नहीं पहुंच सके। और विधानसभा के आसपास जो कटीले तार, जो दृश्य आप लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से कटीले तारों से विधानसभा के आसपास घेराव किया गया है और उसके बाद
पुलिस वालों की जो तैनाती की गई है, वो तमाम तरह की चीजें की गई है ताकि छात्रों को विधानसभा पहुंचने से रोका जाए। लेकिन विधानसभा पहुंचने के लिए छात्र जो है एकदम से आंदोलनरत है और लगातार उनमें वो जुनून और वंदे मातरम और जनगण मन के साथ लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं। और लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद ये जो मार्च होगा, इसमें जो संख्या है वो 1 लाख छात्रों तक पहुंच सकती है। जी दिवाकर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चलिए आज तो आप छात्रों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करके रोक लेंगे, लेकिन सवाल तो बरकरार है ना, उनके भविष्य का क्या होगा? जिस तरह की मांगे लेकर के छात्र अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, उसके लिए तो कोई व्यवस्था तय करनी होगी आपको। लेकिन निश्चित तौर पर छात्रों में आक्रोश है, नाराजगी है। सरकार ने 2-3 दिनों से थोड़े से डेडलॉक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो महत्वपूर्ण मांगे थी छात्रों की, उस पर सहमति नहीं बनी। और उसके बाद सरकार हालांकि बहुत तरह के दावे कर रही है कि हमने जो छात्र यूनियंस के जितनी भी मांगे थे 98% मांग हमने मान ली है। 1-2 पॉइंट्स पे भी सहमति नहीं बनी है, पर अब कोशिश कर रहे हैं कि इस पर सहमति बन जाए। लेकिन छात्रों का आंदोलन जारी है और जिस तरीके सरकार धीरे मतलब कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है, वैसे में जो 2-3 पक्ष निकलकर सामने आ रहा है, सरकार इस मामले को या तो लिपापोती सीआईडी के जरिए करने में लगी है और छात्रों का जो बेसिक जो जेन्युइन मांग है, डिमांड है, उस पर थोड़ी सी अब सरकार एक तरीके से दिग्भ्रमित भी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दिवाकर, लिपापोती करने के लिए सरकार लगातार सामने आ रही है और यही तो वजह है कि छात्रों में विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है। छात्र आखिर किस तरह से विश्वास करें कि आगे जब वो कोई प्रतिभागी परीक्षा में वो शामिल होंगे तो फिर पारदर्शी व्यवस्था के तहत ही उनका रिजल्ट आएगा या फिर उनका चुनाव हो सकेगा। तमाम तरह के सवाल हैं दिवाकर, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।